नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बीच सड़क में बस की ठोकर से हो गई मासूम की दर्दनाक मौत। घटना के बाद भारी बवाल। ड्राइवर को पीट कर लोगों ने कर दिया अधमरा। पुलिस ने बचाई जान। चाकू की नोक पर विवाहिता से सामूहिक दुराचार। इलाके में तनाव। आरोपितों की तलाश में खाक छान रही है पुलिस। और नदी में डूबता युवक करता रहा इशारा। जब तक लोग उसे बचा पाते, नदी में गया समा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में ईद की खुशी एक परिवार के बीच मातम में बदल गई। एक परिवार ईद की शॉपिंग करने गांव से शहर पहुंचा था। इसी बीच बेकाबू सरकारी बस ने बाइक सवार पति पत्नी और एक मासूम को रौंद दिया। घटना में 4 साल के मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए भीड़ ने बस में तोड़फोड़ करते हुए जमकर बवाल किया। स्थिति संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। ईद की खरीदारी करने के लिए मनियारी थाना क्षेत्र के सोनबरसा निवासी मोहम्मद कुर्बान अली अपनी बेगम और छोटे बच्चों के साथ बाइक से शहर आए। सेवई लेने के लिए वे सभी ब्रह्मपुरा पहुंचे। इसी बीच दरभंगा से मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी बस स्टैंड जा रही यात्रियों से भरी बेकाबू सरकारी बस ने कुर्बान के बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। ठोकर लगते कुर्बान और उनकी पत्नी बाइक से गिरकर घायल हो गए। वहीं उनके 4 साल का पुत्र अब्दुल बकार 100 मीटर तक बस से घसीटता चला गया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घायल अवस्था में कुर्बान और उनकी पत्नी को एक प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया। बस ड्राइवर मौके से भागने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। बस से उतार कर लोग ड्राइवर पर टूट पड़े। पीट कर अधमरा कर दिया। गुस्साई भीड़ ने शव को बीच सड़क पर रखकर रोड जाम करते हुए बस में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। थोड़ी देर के लिए ब्रह्मपुरा इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बवाल की सूचना पर ब्रह्मपुरा थानेदार सुभाष मुखिया दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और ड्राइवर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। हंगामा बढ़ता देख डीएसपी टाउन विनीता सिन्हा और एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह भी दलवल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। लोगों ने कहा कि लगातार इस इलाके में इस तरह की दुर्घटना होती रही है, लेकिन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। लोगों ने कहा कि शहरी इलाके से बस का परिचालन बंद हो। इधर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को समझा बुझा कर शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर जय किशोर सिंह को गिरफ्तार करने के साथ ही बस को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान एवं सड़क जाम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ पे अभी सड़क दुर्घटना में एक छोटा मासूम बच्चा का जान चला गया है सर। ये स्मार्ट सिटी जो शहर बना रही है, हर जगह गड्ढा गुड्डी छोड़ दिया सर। अब मासूम बच्चा का मौत हो गया। हालात ऐसी है सर, जो बस चल रही है सरकारी बस, इसको तत्काल प्रभाव से शहर में ढुकने के लिए प्रबंध लगा देना चाहिए। और ये बस की इंश्योरेंस भी 2019 में एक्सपायर है, फिटनेस भी एक्सपायर है। ऐसी सरकारी बस रोड में चलती है, दुर्घटना होगी। हम लोग का मांग है ये बच्चे को कंपनसेशन और मुआवजा ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए सर।
यही कहना है। ड्राइवर को पकड़ के कस्टडी में रखे हैं सर। हम लोग अभी मैंने एसपी साहब को फोन किया है कि सर सुरक्षा बल भेज दिया जाए, तभी जाके कुछ मामला यहाँ सॉल्व होने वाला है सर। जी सर, पूरा सर ऐसा चला कि ब्रेन वगैरह निकल के हाथ में आ गया सर। हालात बहुत खराब है सर। नहीं, बच्चा यहीं का लोकल बच्चा है सर। अच्छा, सुनवर्षा का सर शायद इलाज करना सर। रोड जाम करना कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले तो बस को प्रतिबंध लगाना, शहर में नहीं ढुके सर, नहीं ढुके सर। और हालात ऐसा है सर कि हमने एसपी साहब को 4 बार फोन किया कि साहब ये ड्राइवर को कस्टडी में ले लीजिए, उसका जान बचा दीजिए, प्लस जो बच्चा एक्सीडेंट हुआ उसको मुआवजा ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए सर। नजर में है मेरी 2-3 तो, लेकिन ये ठीक नहीं किया है आप लोगों ने, बता दे रहे हैं। आपकी शिकायत प्रशासन से हो सकती है, मुझसे हो सकती है, आप मुझसे मिलिए, बोलिए, आपका अधिकार है मेरे खिलाफ करने का, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है आपका। मेरे खिलाफ आंदोलन करिए, आप मेरे ऑफिस में बैठिए कि सर आप ये गड़बड़ किए हैं सर, मैं सुनूंगा आपकी, सरकार सैलरी देती है इस चीज की वजह, लेकिन आप पत्थर मार रहे हो, बस को तोड़ रहे हो, ड्राइवर को पीट रहे हो, ये नहीं चलेगा। मैं FIR करूंगा इसमें, मैं बता दे रहा हूँ, FIR होगी इस पर, SHO को बोल दिए। अब इसमें है विक्टिम फैमिली ने नहीं किया है इतना, वो बेचारी मान गई है। 2-4 लोग हैं जो नजर में है मेरे, तो नेतागिरी नहीं चलेगी, मैं बता दे रहा हूँ। जब तक मैं हूँ यहाँ तक मुजफ्फरपुर में, नेतागिरी नहीं चलने दूंगा। अब चूंकि आप लोग तो बॉस बन रहे थे, फोर्स थी नहीं हमारे पास, जो समझदार लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्मिक अपील, ये सभ्य समाज की पहचान नहीं है आप लोगों की। सब बर्बर जानवर समाज हो आप। एक तरफ तो आप बात करते हो उसकी कि भाई ये हो वो हो, अरे कोई बात है तो यार प्रशासन खड़ा हुआ है आपके पास, SDM साहब खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, बताओ यार क्या। देखिए, अभी एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है जिसमें बाइक पे सवार एक फैमिली के साथ एक छोटा बच्चा था, जिनकी एक्सीडेंट में जिनकी बच्चे की जान चली गई है। बच्चा काफ़ी छोटा 3-4 वर्ष का था और उनका कहना है कि एक सरकारी गाड़ी जो चला रहे थे उससे एक्सीडेंट होने की वजह से बाइक में चोट लगी और उससे बच्चा गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई है। हम लोग अभी जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए जो लाश है उनको भेज दिया गया है और मुआवजा प्रस्ताव के लिए भी हम लोग आगे जो भी प्रोसेस है उसको रोल आउट कर दिए हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि जो भी हम कॉम्पनसेशन देंगे वो इस चीज़ को, इस जो लॉस है उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता है, बट तभी अभी के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और बस को क्षतिग्रस्त किया गया है जो कि गलत है। सरकारी संपत्ति को इन्होंने यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की थी पब्लिक ने, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है और ड्राइवर जो है वो सुरक्षित है अभी, और इनके विरुद्ध FIR की जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। ड्राइवर को डिटेन किया गया है। अभी थोड़ी सी क्राउड जमा हो गई थी, इसलिए ड्राइवर को अब हम थाना लेके जाएंगे और आगे की प्रक्रिया करेंगे। जी, बच्चे के पिता का नाम कुर्बान अली है और एक मांग है यहाँ पे नहीं, उनके फादर को थोड़ी सी इंजरी है, लेकिन अभी वो सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है। बच्चे को बस चोट लगी थी। बाकी इन लोगों का मांग है कि जो गैदरिंग वाले इलाके में बस का परिचालन को रोक लगाया जाए, उसको लेकर क्या DM से बात करेंगे? जी बिल्कुल, इस चीज़ को सीनियर लेवल पे भी रेज किया जाएगा और हम लोग यहाँ की समस्या समझ रहे हैं। रोड में कंजेशन है, कभी कभी जो वाहन चालक होते हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं और इसी चीज़ के लिए हम लोग कंटिन्यूसली पिछले 2 हफ्ते से ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें निरंतर चेकिंग की जा रही है, वाहन का फाइन कट रहा है, जो भी वायलेशंस हो रहे हैं ट्रैफिक के उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और जो भी इस तरह की बसेस चल रही हैं जिनका पेपर्स नहीं ठीक है या जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये हम लोग डेफिनेटली इस पे कार्रवाई करेंगे और इसको चेकिंग करेंगे। गंडक नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर की है। इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक की पहचान दादर निवासी वासुदेव शाह का 25 वर्षीय पुत्र दीनानाथ के रूप में हुई। बताया गया कि शनिवार की सुबह वह गंडक नदी में नहाने के लिए गया। गहरे पानी में जाने पर वह डूबने लगा। इस दौरान वह लोगों से बचाने का काफी इशारा भी किया, लोग उसके पास पहुंच पाते इससे पहले वह गहरे पानी में समा गया। दीनानाथ की बहन ने बताया कि पूरे दिन खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। इधर सूचना मिलने पर पहुंची SDRF की टीम तुरंत ही तलाश शुरू कर दी। मौके पर लोग डटे रहे। काफी प्रयास के बाद डेड बॉडी मिला। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताओ तो। हम बैठल रहे कुर्सी पर, सुना ना, 7 बजे कहानी
कुर्सी पर बैठल रही तो पुतैया झाड़ू बाड़ू करते रहे तो कल के बाबू देखो तो कौन डूबल जाए डूबल जाए तो आने की दर को लड़का फड़का रसर है तो कहली हो नीचे लेके धरो ओकरा के धरो नीचे लेके जोरे लड़का से जो जाए चलो बैठ चलो। कल सवेरे 7 बजे कहानी है। 7 बजे बस हल्ला आज हो अब 7 से 1-2 मिनट इन्ने हो चाहे उन्ने हो, पता ना चले कौन डूबला रहा। हाँ ना हमको पता नहीं चलेगा बोली बाहरी गांव वाला ही हमको पता नहीं चला। हाँ कल सवेरे कुछ हल्ला होए लगल, आज सवेरे में भी हल्ला होए लगल। हाँ तो हमारा मालूम मिले कि भाई सवेरे मालूम है कि भाई मोहल्ले का आदमी डूबल है। कैसे डूबा? नहाने के दौरान या छलांग? नहाने के दौरान में डूबा कि कैसे डूबा हम नहीं जानते, मगर घाट पर से डूबा है। क्या नाम है आपका? मौजलाल सहनी। सुबह उठा है, हमको लगा कि जा रहा है काम पर, उठा है नहाने आता है इधर। नहाने आता है? हाँ अच्छा, फिर? कभी कल आ जाता है नहाने, तो वही नहाने आया। हमको लिखी से आ जाएगा, शाम हो गया, दोपहर हो गया, 10 से 11 बज गया, सुबह नहीं आया। तो जिस रात ला जाएगा काम पर, तो नहीं आया था। सुबह हम लोग खोजने आए, फोटो लेके पूछे सबसे, तब बोला है कि हाँ से यहीं पे आया था, देखे डूब गया। तो देखा डूबते हुए? हाँ इसी जगह सब बोला है कि डूबते हुए देखा। क्या भाई है? भाई तो 4 है। बड़ा भाई था तब? तीसरा वाला था। क्या करता था? टेम्पू पलदारी करता है। देश चांद पर पहुंच गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों को चचरी पुल से मुक्ति नहीं मिल सकी। करीब 10,000 से अधिक आबादी वाले डुमरी, बभन गामा, बसघट्टा, मधुबन, प्रताप, जोकी, अतरार, महेशवाड़ा, सुंदर खौली, घनश्यामपुर सहित 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों को दशकों से बागमती नदी पर पुल का इंतजार है। आज भी नदी को पार करने के लिए इन गांव के लोगों को बांस के चचरी का बना हुआ पुल का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल नदी के पार ही स्कूल, पंचायत भवन और खेत खलिहान, प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय है। खेत में काम करने के लिए जाना हो या काम काज के लिए निकलना हो, ग्रामीणों को चचरी पुल होकर ही जाना पड़ता है। खास बात यह है कि पुल के अभाव में इस गांव में आज तक 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच सकी है। शादी विवाह के दिनों में नदी के इस पार ही दूल्हे और बाराती को गाड़ी से उतार कर पैदल ही दुल्हन के दरवाजे पर जाना पड़ता है। आश्वासन और भरोसा पर ग्रामीण दर्शकों से चचरी पुल के सहारे आवागमन कर रहे हैं। उस पर विडंबना यह है कि चचरी पुल सरकार या प्रशासन नहीं बल्कि गांव वाले ही हर वर्ष खुद के खर्च पर बनाते हैं। इस दर्द भरी दास्तान को अब तो कोई सुनने वाला भी नहीं। इस बार मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चुनाव में चचरी याद आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि लोग कष्ट में रहते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चचरी मुक्त औराई होना ज़रूरी है और हो रहा है। थोड़ा सा कसर बच गया है, तो थोड़ा सा कसर में पहले तो चचरी सैकड़ों चचरी हुआ करता था, आज 2-3 चचरी प्रमुख तौर पे है। तो एक तो बागमती परियोजना के अंदर बभनगामा से अतरार का जो पुल निर्माण होना है लगभग फाइनल स्टेज में आ चुका है। अब टीम आ रही है एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम आ रही है, उसको फाइनल सर्वे करके उसका डीपीआर वगैरह सब बन के तैयार है। 858 करोड़ की लागत से वो पुल बनना है, हाई लेवल ब्रिज बनना है, और उसमें लगभग 21 किलोमीटर में 3.25 किलोमीटर का पुल होगा और 16-17 किलोमीटर का लगभग रोड होगा, जो रोड लगभग नियर अबाउट 40 फीट रोड चौड़ा होगा। तो ये कायाकल्प होने वाला है। उसके बाद एक चामुंडा स्थान में जो चचरी पुल की जगह पर पीपा पुल चल रहा है, उसका भी कायाकल्प हो चुका है। 6.5 अरब के लागत से उसका भी टेंडर प्रक्रिया में चला गया है। इसका भी 8.5 अरब की लागत से बनने वाला है। तो आने वाला समय मैं समझता हूँ कि अगर ये सैंक्शन हो गया, फाइनल स्टेज पे है, तो जून में आचार संहिता के बाद कैबिनेट हो जाएगा। कैबिनेट के बाद उसका टेंडर होगा और 24 के लास्ट तक इसका ठेकेदार ज़मीन पे काम करना शुरू कर देगा, जो मेरा प्रयास अभी तक का मैं बता दिया।
भारतीय जनता पार्टी के 1994 में केवल 2 सांसद थे। 2 सांसद ने 303 सांसद तक का सफर करने वाली बीजेपी 6 अप्रैल को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व की नंबर 1 पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। पार्टी ने जिस तरह से अपने सांसदों के नंबर बढ़ाए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा अपने चरम पर है। पार्टी के स्थापना दिवस पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भी विशेष तैयारियां रही। सबसे पहले भाजपा का झंडा फहराया गया। नेताओं ने फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाए। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया है। सभी ने संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें एक क्षण के लिए भी बैठना नहीं है, पार्टी को और आगे ले जाना है। कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। समस्त भारतीय जनता पार्टी के ढेर दुर्लभ कार्यकर्ताओं को हम अपनी ओर से स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर एक छोटे से स्तर पर प्रारंभ हुई भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन चुकी है। इन सब के पीछे अगर किसी का हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सारे घर द्वार सब को त्याग करके पार्टी की भावना से वे काम करते हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये हमारा प्रधानमंत्री जी भी ऐसा बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि आज मैं देश का प्रधानमंत्री किसी सांसदों के बदौलत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के कारण है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीना गर्व से फूल जाता है और यही कारण है कि आज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है। हमारे पुरखे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुरखे जिन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, जिस भावना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल में स्थापित हुई थी उसकी सभी सपनों को पूरा करने का काम किया। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, एक भी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो मैनिफेस्टो में थी, वो आज काम नहीं बचा हुआ है। नए भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में पार्टी का और विस्तार होगा, पार्टी और बड़ी होगी, पार्टी और मजबूत होगी। समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढेर सारी मुजफ्फरपुर के एक गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है। चाकू की नोक पर 4 युवकों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुराचार किया है। घटना का कहीं जिक्र करने पर उसे और उसके पति को जान से मार देने की धमकी दी गई। महिला ने हिम्मत कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उसने बताया कि उसका ड्राइवर पति लोन पर ऑटो ले रखा है। लोन की राशि चुकाने के लिए वह गांव की एक महिला के घर पैसा मांगने गई थी। पैसा लेकर जब वापस लौट रही थी तो गांव के ही मन के किनारे 4 युवकों ने चाकू के बल पर अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर चाकू से हमला भी कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद घर लौटकर महिला ने पति को फोन पर पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंची तो SKMCH रेफर कर दिया गया। वहां इलाज करवाने के बाद महिला ने थाने में पानापुर ओपी क्षेत्र के वंशलाल, तेज नारायण सहनी, पुरुषोत्तम कुमार और एक अज्ञात के खिलाफ आवेदन दिया। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद महिला का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया। महिला थाना के दरोगा विष्णु कुमार ने बताया कि पुलिस चारों आरोपितों की तलाश में जुट गई है। गार्ड है और टेम्पो भी चलाते हैं और मैं एक आम महिला हूँ। मैं टेम्पो का किश्ती के लिए मैं पुकार चौक से मैं एक लेडीज़ के पास लेनी देनी होता है, उसको यहाँ हम पैसा 5000 रुपया के लिए गए और वही उधर से जब हम उधर से लौट रहे थे मेरा 8 बजे की करीब
एक सुनसान मन का किनारे एक रास्ता है शॉर्टकट, और वही आम का गाछी में वो चारों लोग खड़ा था। कौन थे, क्या नाम है? उसका नाम है एक बंसलाल शाह और एक तेज लड़ान सनी है, पुरुषोत्तम कुमार है और एक है रामजीवन पंडित। तो उसके बाद मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ हाथापाई करने लगा और उसके मैं कर जोड़ कर माफ़ी मांगने लगे कि हमें छोड़ दो। फिर भी वो लोग हमें छोड़ा नहीं। उसके बाद हमें बोला कि हमें खुश कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं हम उसके बात माने तो मेरे पर यहाँ थाना पे छुरा मारा। उसके बाद हमारे डराने धमकाने लगा कि तुम मेरे साथ गलत काम नहीं करने देंगे, तुमको हम मार देंगे। उसके बाद मैं उसके साथ शारीरिक संपर्क सब उसके साथ हम किए। उसके बाद मेरे बेहोशी हाल में छोड़ दिए, वो लोग चले गए। चारों आदमी ने? हाँ, बारी बारी से मेरे साथ वो गलत काम किया। और उसके बाद वहाँ से जब मैं उठे मैं रोड पे निकली और एक सरिता देवी है उसी का घर गए मैं, और वहाँ से उसके टेम्पो में बैठा के मेरे पति फ़ोन किए कि मैं पहले ये घटने के बाद मैं पति को सूचना दिए। तो मेरे पति बोले कि तुम सदर हॉस्पिटल में आ जाओ। वहाँ से टेम्पो में आए तो यहाँ से मेरा रेफ़र कर दिया कांटी मेडिकल को। कांटी मेडिकल में रेफ़र कर दिया तो वहाँ से मेरा टाका उका सुई दवा दिया और यहाँ में मेरा यहाँ पे भर्ती कर पुलिस दिया। के पास गई तो क्या? पुलिस के पास मैं इसके लिए मैं 2 तारीख के डेट में मैं महिला थाना में गई, ये सब शिकायत दर्ज कर। आज मेडिकल हुआ, बयान हुआ? मेडिकल हुआ और यही सब बयान हुआ। पुलिस महिला थाना की पुलिस लेके हाँ, महिला थाना की पुलिस लेके आई। अभी सर जांचधीन है सर, अनुसंधान अंतर्गत है सर, चल रही है सर। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो 17 अप्रैल तक चलेगा। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और विशेष उपासना की जाएगी। इस बार माँ का आगमन घोड़े पर हो रहा है, जिससे राजाओं में युद्ध का सूचक माना जाता है। पंडित प्रभात मिश्र ने कहा कि इस बार घट स्थापना ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक किया जा सकता है। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:35 से दोपहर 12:24 तक है। इस दिन रेवती नक्षत्र का योग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार रेवती नक्षत्र को शुभ माना जाता है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि का खास महत्व है। चैत्र नवरात्रि में जातक आध्यात्मिक एवं मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना करते हैं। माँ के भक्त इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष जब आरंभ होता है तो उसी समय जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही चैत्र नवरात्र भी आरंभ होता है और उसी दिन से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार जो है चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू है। 9 अप्रैल मंगलवार प्रतिपदा तिथि में जो है माँ भगवती का आगमन इस बार घोड़े पर होगा, जो ऐसा कहा जाता है कि छत्रभंग तुरंग में राजा में युद्ध होना ऐसी संभावनाएं बनने लगती हैं। तो चैत्र नवरात्र के आरंभ 9 अप्रैल से होगा, वहीं रामनवमी के दिन यह समापन हो जाता है। चैत्र नवरात्र ये 17 अप्रैल को समापन हो जाएगा बुधवार को। तो चैत्र नवरात्र में कलश स्थापन 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी और कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त तक है। इसी में अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर के 12:24 तक रहेगा। इस बीच में किसी भी प्रकार का जो है जहाँ मूर्ति स्थापना होती है वहाँ कलश स्थापन विधि विधान से किया जाता है। और चैत्र नवरात्र के अंदर ही रामनवमी का पर्व आता है। रामनवमी, इस दिन नवमी के दिन जो है राम जन्मोत्सव मनाया जाता है और तरह तरह के जो है जुलूस निकाले जाते हैं और भव्य
यात्रा के साथ राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वहीं 18 अप्रैल को जो है विजयादशमी मनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम में चल रहे स्कूल अपन पाठशाला के बच्चे जैविक खेती कर रहे हैं। शमशान घाट की खाली पड़ी 5 कट्ठा जमीन में 17 प्रकार की फसल उगाई गई है। बच्चों की पहल के बाद आसपास के लोगों को जैविक खेती की सीख मिल रही है। अपन पाठशाला मुक्तिधाम परिसर में ही संचालित की जाती है, जिसमें पहली कक्षा से 10वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क कराई जाती है। यहाँ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो शमशान में आने वाले शव पर से बतासा, फल और मिठाइयाँ चुना करते थे। यहाँ अब स्कूली शिक्षा के साथ खेती का ज्ञान भी दिया जा रहा है। अभी खेत में यहाँ सूरजमुखी, भिंडी, बैंगन, बीन्स, पालक, परवल, करेला, कद्दू, गोभी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, टमाटर, नेनुआ, मक्का, सेम, हरी मिर्च, गुलाब, गेंदा समेत 17 तरह के फल, फूल और सब्जी उगाए जा रहे हैं। टीचर सुमित कुमार ने कहा कि बच्चों को खेलने के समय में जैविक खेती का भी ज्ञान दिया जा रहा है। इससे इन्हें भविष्य में रोजगार मिलने के अवसर मिलेंगे। अब क्या कुछ कर रहे हो? पहले खेलते थे, उसके बाद यहाँ पढ़ने आए। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग खेती बाड़ी भी सीख रहे हैं। यहाँ 17-18 प्रकार के फसलें हैं। हम यहाँ फसल के बारे में पढ़ते हैं और मौसम के हिसाब से पहले खेत को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर चयन करते हैं मौसम के हिसाब से कौन सा फसल लगेगा। उसी हिसाब से हम लोग फसल लगा के फसल सीखते हैं। अभी क्या क्या रोपे हो यहाँ पे? यहाँ पे है टमाटर, बैगन, भिंडी, बीन्स, सीम, ये सब का फसल है और सूरजमुखी का। हमसे पहले खेलते थे, उसके बाद पढ़ाई किए हैं, उसके बाद खेती बाड़ी आए हैं करने। सिखा रहे हैं खेती बाड़ी सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहे हैं? सर सुमित सर। समझ में आ रहा है? हाँ। पहले और अब में कितना अंतर है? पहले खेलते थे, अब सीख रही हो काम का, पढ़ना, कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। क्या नाम? इस समय जैविक खेती की ही है और आने वाले समय इन बच्चों का है, इसलिए इन लोगों में स्वावलंबी बने, शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन का गुण सीख रहे हैं। कृषि में व्यापक स्कोप है। पढ़ाई के साथ जब ये 10वां कर लेंगे तो उसके बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र में यह अपना करियर बना सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इस उद्देश्य से इनको कृषि का ज्ञान सिखाया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पे उगाया जा रहा है? यहाँ पे 17 प्रकार के फसल लगे हैं और सभी जैविक ही हैं। मुख्य रूप से बैगन है, करेला है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, सीम है, बीन्स है, बोड़ो है और तरबूजा है, मक्का है, सूर्यमुखी का फूल भी है। इन बच्चों को यहाँ सिंचाई के साथ साथ खेती की तैयारी कैसे करते हैं यह सब सिखाया जाता है। पहले की अपेक्षा इन बच्चों में अब कितना बदलाव आया है? पहले क्या करते थे, अब बहुत बदलाव आया है। पहले यह बच्चे इधर उधर भटकते थे, अब पिछले 7 सालों में इन बच्चों को हम लोग शैक्षणिक ज्ञान दिए ही, साथ में स्वावलंबन के लिए अब यह जागरूक है। आप देख सकते हैं सब उसमें से खरपतवार निकाल रहे हैं ताकि फसल सुंदर हो। अब इनकी भावना जग गई है, इन किसानों से, इन खेती से। इनको लगता है कि मेरा खेत है और इसकी मुझे सेवा करनी चाहिए। ये सब बदलाव हुए हैं। मुजफ्फरपुर में पिछले 4 सालों से अपने स्वाद के लिए अलग पहचान बनाने वाले द स्वाद रेस्टोरेंट में अब आप बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और रिसेप्शन का भी आनंद उठा सकते हैं। द स्वाद रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर राणा रणविजय ने बताया कि द स्वाद रेस्टोरेंट अब द स्वाद रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल हो गया है। बैंक्वेट हॉल में 100 से अधिक लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें आप पार्टी कर सकते हैं। वहीं दिवाकर कुमार मिश्रा ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटलों में हेड शेफ के तौर पर सेवा दे चुके शेफ के द्वारा वेज और नॉन वेज दोनों तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। अपने स्वाद के लिए मशहूर है द स्वाद रेस्टोरेंट में न केवल बैठने की व्यवस्था है और स्वागत करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा है, बल्कि यहां आकर आप सुकून के 2 पल गुजार सकते हैं और लजीज खाने के साथ भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, 4 वर्षों से मेरे रेस्टोरेंट है। स्वाद रेस्टोरेंट की खासियत क्या कुछ? बहुत सारा खासियत है मेरे रेस्टोरेंट में। जो भी डिश है हम लोग का बहुत ही स्पेशल और कुशल कारीगरों द्वारा बनाया जाता है और हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी में विश्वास रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि शहर के हर एक घर में क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छा पहुँचे
टेस्ट अच्छा मिले सभी लोगों को। और क्या औरों की अपेक्षा इस होटल में ग्राहकों के लिए क्या सुविधा है? बहुत सारा सुविधा है। मेरे यहाँ स्पेशियस बैंकेट हॉल है और मेरा रेस्टोरेंट में भी स्पेस काफ़ी है। पूरा एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है मेरा। और मेरे यहाँ कुछ अलग डिशेज़ भी है, जैसे कि स्वाद स्पेशल डिशेज है। पनीर 65 हम लोग अलग से बनाते हैं, उसका क्वालिटी हम लोग अलग देते हैं। और हर एक तरह का डिशेज है मेरे पास। फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी है मेरे यहाँ। सभी तरह की चीज़ें रेट में जी रेट हम लोग का चीप एंड बेस्ट रेट है। हर एक रेस्टोरेंट से चीप और बेस्ट क्वालिटी हम लोग देते हैं। रेट भी वही। लोगों से क्या अपील रहेगी? हाँ जी, लोगों से अपील क्या रहेगी? लोगों से अपील यही रहेगी कि एक बार हमारे रेस्टोरेंट में आए, विजिट करें, हमारे यहाँ के टेस्ट देखें और क्वालिटी जो है हम लोग हमेशा क्वालिटी पे खरे उतरेंगे। बैंकेट हॉल का स्पेस क्या है? बैंकेट हॉल का स्पेस क्या होगा? बैंकेट हॉल का स्पेस 80 से 100%। हमारे यहाँ आपको रिसेप्शन भी हो जाता है। हमारे यहाँ आपको बर्थडे पार्टी भी अच्छे से हो जाता है और छोटा मोटा पार्टी भी ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं यहाँ पे। हाइजीन को कोरोना के बाद हम लोग स्टाफ को प्रीपर ही गाइडलाइन किए हुए हैं कि आप लोग पूरा ही हाइजीन का के तरह ही सुविधा मास्क लगा के, सैनिटाइज करा के सर्विस प्रोवाइड किया जाए वहाँ, कि कस्टमर को कोई भी चीज़ को असुविधा का सामना न करना पड़े। एक प्रयास मंच की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में स्कूल में नामांकन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि शहर के स्लम बस्ती में बच्चों के बीच पठन सामग्री देकर नाटक और लोकगीत के माध्यम से लगातार शिक्षा जागरूकता चलाए जा रहे हैं। इसमें सफलता भी मिली है। लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने लगे हैं। संजय रजक ने कहा कि एक प्रयास मंच का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, सभी पढ़ लिख कर परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में साहिल, गोविंद, सोनू, प्रिंस, रिया और सीता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, मुजफ्फरपुर को आगे बढ़ाएंगे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमटी और स्लम बस्ती में स्कूल में नामांकन हेतु प्रवेशोत्सव पर आधारित जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और मंच भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन करते आ रही है। उद्देश्य ये है कि सभी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। वर्तमान समय में अभी इस सरकारी स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। तो जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए है, पढ़ाई छोड़ दिए या स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, वैसे बच्चों को अभी 1 अप्रैल से नामांकन करना है। और मंच भी इस अभियान में सरकार के साथ है ताकि सही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। तो आज चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में नामांकन पर आधारित देखा शुरू भइल बा एडमिशन आइल नाम लिखाए वाला सीजन। लोकगीत गाकर लोग को जागरूक किया गया है कि आप भी अपने बच्चों का स्कूल में नामांकन करें और स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया निःशुल्क है। और स्कूल में जो भी सरकार की योजना है, छात्रवृत्ति है, ड्रेस है, पोशाक दिया जाता है, तो ऐसे में आप अपने बच्चों का स्कूल नामांकन कराएं ताकि बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही मैं संजय रजक अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं, आप सामाजिक संगठन से, सामाजिक व्यक्ति से और अन्य लोगों से, कि जो भी अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं या किसी कारणवश उसको दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को आप स्कूल में नामांकन करें। स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया निःशुल्क है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।